हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सीखेंगे कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम लीनियर पॉलिनोमियल किसे कह देते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कह देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें कुछ टर्म्स को सीख लेना बहुत ही जरूरी है, तभी हम पॉलिनोमियल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला ही जो चीज़ है वो आपके लिए आया है कांस्टेंट। क्या एक टर्म आया है कांस्टेंट, मीन्स कि हम कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो बाबू, फिक्स हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ठीक, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है और ये सिंबल क्या होता है। तो मैं कहूँ आपसे कि बच्चों जैसे जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, वो सभी क्या हैं, आपके एक सिंबल्स ही हैं जिनका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ये क्या है, तो ये एक सिंबल है जिसका वैल्यू क्या है बाबू, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, ये 5 ही रहेगा। कहीं पर भी आप इसको जाएंगे और पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलिएगा आप, 5 बोलेंगे। ठीक है ना। वैसे ही मैं कहूं जैसे पाई, पाई हमारे लिए क्या है, एक सिंबल है और इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है। कितना बच्चों, 22/7, और इसे हम बोलते हैं 3.14 भी कह देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, फिक्स हो गई। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। इसके अलावा अगर हम कहें -4, इसकी भी वैल्यू क्या है बाबू, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन पे चलेंगे तो नंबर लाइन पे यहाँ आप 0 लेते हैं, इधर आपका -1, -2, -3 और यहाँ क्या आ गया, -4। तो ये -4 जो है इसकी भी वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिक्स है। ठीक, इसे ही हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और अगर एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं बच्चों रूट में 2, ये भी क्या है, आपका एक सिंबल है। ये भी क्या है ना, आपका एक सिंबल है जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। √2 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, आप कहोगे 1.41 के लगभग, अप्रॉक्स 1.41। तो √2 का भी वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। वैसे ही √3, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है बाबू, फिक्स है। ठीक है ना, √3 की भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 1.732। ठीक है ना। वैसे ही अगर और बात करें तो 4 ले लीजिए, 4/7 हो गया, इसका भी वैल्यू क्या है बाबू, फिक्स है। ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। 4/7 क्या हो गया बच्चों, एक रेशनल नंबर हो गया, या फिर बोल सकते हो कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक ना। तो जितने भी आप नंबर्स लिखते हैं, जितने भी आप नंबर्स 1, 2, 5, -7, -9, +22, √5 और 2 होल 5/7, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों, तो आप कहोगे कि सर ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे कांस्टेंट हैं जिसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। ठीक है ना। और अगर आपको इसका एग्जांपल अगर हम दूसरा कहें तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक 5 रुपीज का क्वाइन है। क्या है, 5 रुपीज का क्वाइन है बाबू, सिक्का है। ठीक, अब अगर इस 5 रुपए के सिक्के को लेकर आप अपने घर से और मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाती है क्या, ये 5 रुपए से क्या 10 रुपया बन जाता है क्या। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये तो 5 ही रुपया रह जाता है। घर से मार्केट पहुंचते हो तभी भी ये कितना रह जाता है, 5 रुपए ही रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है बाबू, फिक्स है, इसकी कीमत क्या है, फिक्स है। ठीक, और भी सारा बहुत एग्जाम्पल है वेरिएबल सॉरी कॉन्स्टेंट्स का, बट इतने एग्जाम्पल से मुझे लग रहा है कि आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि कोई भी एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी फिक्स रहेगी, उसे ही हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक, अब अगले टर्म्स की तरफ चलते हैं, देखें क्या अगला टर्म कह रहा है। अगला टर्म है हमारा वेरिएबल।
क्या है बाबू? वेरिएबल। तो कह रहा है कि वेरिएबल बाबू एक ऐसा सिंबल होता है ना जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए असाइन किया जाता है। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें हो सकते हैं। किसमें? तो आप कहिएगा वेरिएबल में। जैसे वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों, जैसे जितने भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं ना, आप कहते हो कि सर एक्स है, ये लेट एक्स माना कि वाई मान लिया आपने, पी मान लिया, क्यू मान लिया, जितने अल्फाबेट्स मानते जा रहे हो ना, सब के सब क्या है? वेरिएबल। क्योंकि ये अननोन वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? अननोन वैल्यूज, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो वैल्यू डिसाइड की जाएगी। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं, चलो किसी भी चीज के प्राइस की, किसी भी चीज का कीमत, वो क्या फिक्स रहता है क्या? किसी भी चीज का प्राइस बाबू, कीमत जो होता है वो कभी फिक्स होता है? नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके, चलो पेट्रोल की कीमत, मैं पेट्रोल का एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो पेट्रोल अभी कुछ दिन पहले आपका 98 रुपए था, लगभग 98 रुपीज पर लीटर चल रहा था। ठीक है? लेकिन किसी कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने इस पे टैक्सेस बढ़ा दिए, इस पे टैक्सेस जो हैं बढ़ा दिए, और टैक्स इंक्रीज होने के बाद पता चला कि इसका कीमत अभी कितना हो गया? 102 रुपीज पर लीटर। ठीक? तो क्या हो गया बाबू? यहाँ पे देखो, पेट्रोल का प्राइस पहले 98 था और अभी क्या हो गया? 102, यानी कि ये क्या हो गया? चेंज हो गया। तो प्राइस क्या है आपका? एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें किसी सर्किल के रेडियस की, ठीक है, किसकी बात करें? किसी सर्किल के रेडियस की, तो मैं कहूं कि आप कहिएगा कि सर ये देखिए एक सर्किल है, ठीक है, और इसका रेडियस, सपोज कीजिए कि इसका रेडियस बाबू आपका कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। ठीक? तो क्या कोई जरूरी है कि यही सर्किल, केवल सर्किल ऐसा ही हो सकता है? अगर मैं इस सर्किल को छोड़ करके और दूसरा सर्किल मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सर्किल बना दे रहा हूँ, ठीक, तो इस सर्किल का देखो अभी रेडियस चेंज हो गया कि नहीं? पहले 2 था और अभी इस कंडीशन में मान लिया कि इसका रेडियस क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही इस सर्किल का सरकमफ्रेंस भी बदल सकता है। अगर रेडियस बदल गया बाबू, अगर रेडियस जो है चेंज हो गया, तो इसका सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक? इसमें देखिए ये 2 क्या है आपका? तो आप कहिएगा सर कांस्टेंट है, 2 तो हमेशा 2 ही रहने वाला है। और ये पाई भी क्या है? तो ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू फिक्स है। ये भी 22/7 या फिर 3.14 ही रहने वाली है। जबकि यहाँ पे ये जो रेडियस आ गया ना बाबू, यहाँ पे ये जो रेडियस आ गया ना, ये रेडियस क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि रेडियस हर एक सर्किल के लिए रेडियस क्या होगा? हमेशा बदलता रहेगा। छोटे सर्किल के लिए रेडियस छोटा हो जाएगा, बड़ी सर्किल के लिए रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही रेडियस बदलेगा ना, तो इस रेडियस के बदलने की वजह से ये जो सरकमफ्रेंस है, ये भी आपका क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा, बदलने लगेगा। ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक? और अगर बात करें तो चलिए, आपके पास एक, मैं बोलूं कि बाबू आपके पास एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक? अब आप बताइए कि क्या इस स्क्वायर का एरिया फिक्स है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है। क्योंकि अभी मैंने ऐसा स्क्वायर बनाया और अभी मैं कहूँ एक इससे थोड़ा बड़ा स्क्वायर बना दे रहा हूँ, एक इससे बड़ा स्क्वायर बना दे रहा हूं, तो इसका एरिया क्या हो गया? और इसका एरिया दोनों का अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों की साइडें चेंज हो गई ना बाबू। इन दोनों की क्या हो गई? साइड हमारी चेंज हो गई, बदल गई। इसलिए हम कहेंगे कि इनका एरिया भी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, वो सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर ना बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर साइड का स्क्वायर होता है। क्या कह देंगे? साइड का स्क्वायर। सपोज कीजिए कि पहले कंडीशन में जो साइड था वो था आपका 3 सेंटीमीटर, और दूसरी कंडीशन में साइड क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर यूनिट, और इसका क्या हो जाएगा? 25 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया बदल गई। तो कोई भी ऐसा सिंबल
जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो, मीन्स कि बदल रहा हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसे ही हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। तो वेरिएबल्स में कौन कौन आ जाएंगे बाबू, तो वेरिएबल्स में जितने आप अल्फाबेट पढ़ते हो, ए बी सी डी, ऐसे डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब के सब क्या है, आपके वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इनका जो है ना वैल्यू फिक्स नहीं रहता, ये अननोन नंबर्स को के लिए हम मानते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल से आपको समझाएं, तो हम कहते हैं ना कि लेट द वैल्यू ऑफ किसी भी चीज का, कोई चीज हमें अगर अननोन है, पता नहीं है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल वाले ही बात में एग्जांपल में मैंने लिया, तो पेट्रोल वाले में आप क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी एक्स। अगर आपने कह दिया कि लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी एक्स, इसका मतलब कि आपको पता नहीं है कि पेट्रोल का प्राइस कितना है, वो एक अननोन वैल्यू है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या आया, तो इसीलिए वो क्या हो गया, बदल गया, तो उसे कह दिया हमने क्या, वेरिएबल। तो x भी क्या है, वेरिएबल, y भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, सर्किल का सरकमफ्रेंस वेरिएबल है, किसी भी चीज का एरिया जो है वो वेरिएबल है, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है बाबू, वो भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है, वेरिएबल। सब कुछ मिला के सिंपल वर्ड में, जिसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका मान बदल जाता हो, उसे ही हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप वेरिएबल अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला जो टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, यहां से आप ध्यान से चीजों को एक एक करके सुनिएगा, और अगर समझ न आए तो उसे आप रिपीट करके एक बार फिर देखिएगा, उसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है ना, मेरा कोशिश पूरा यही रहेगा कि आपको एक बार में ही समझा दूं। तो कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बाबू, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या समझना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हम कह रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं, तो बाबू ये जो हमारा ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सभी क्या हैं, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक, अब जो हमने पहला एक टर्म पढ़ा वो पढ़ा कांस्टेंट। क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट। ठीक, और दूसरा पढ़ा हमने वेरिएबल। दूसरा क्या पढ़ लिया, वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, इन दोनों को, किसको किसको बाबू, कांस्टेंट को और वेरिएबल को, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा इनमें से किसी का भी यूज करके और इनको क्या कर दें, कंबाइन कर दें। क्या कर दें बाबू, कंबाइन कर दें, मिला दें, तो उससे जो चीज बन जाएगी ना, उसी को कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए एग्जांपल देते हैं आपके लिए हम। यहाँ पे सपोज कीजिए कि कांस्टेंट जो है आपका ना, चलिए मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट आपका 5 है। ठीक, चलिए इसको छोड़िए, मैं दूसरा मानता हूँ। आप कहेंगे सर आप बार बार 5 है मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। ठीक, चलो भाई हम 7 मान ले रहे हैं। ठीक, कांस्टेंट क्या है हमारा, 7। एक वेरिएबल है, चलिए हम वेरिएबल मान लेते हैं y। ठीक, तो ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। ठीक है ना, अब इन दोनों को एक साथ मिलाने के लिए, कंबाइन करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन चारों में से, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं, इन चारों में से किसी एक सिंबल का हम यूज करेंगे। ठीक, और इनको क्या कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो जो चीज बन जाएगी उसे ही क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए इनको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, किससे बाबू, इनके बीच में मैंने लिख दिया प्लस। तो अभी ये क्या बन गया, 7 प्लस वाई। ठीक है, ये रहा आपका कांस्टेंट, ये रहा आपका वेरिएबल, और ये रहा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि इन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को क्या कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। तो ये जो पूरा टर्म बन गया ना, अब इसी को हम क्या कह देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे ही क्या कह देंगे बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। ठीक है, अच्छा अब और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं अब की बार एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका एक वेरिएबल है
मान लेते हैं x, वेरिएबल क्या है x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो मैं ले रहा हूँ 11। क्या ले लिया 11। तो एक मैंने ले लिया क्या बाबू वेरिएबल, दूसरा ले लिया कांस्टेंट, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से माइनस वाला सिंबल यूज कर दिया। क्या कर दिया हमने, माइनस सिंबल यूज कर दिया। तो अभी जो ये बन गया x माइनस 11, क्या बन गया बाबू x माइनस 11, ये क्या कहलाने लगेगा, तो आप कहेंगे कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, चलिए और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये a है, ये है आपका वेरिएबल, ठीक, और यहाँ पर ये 3 है, ये है आपका कांस्टेंट, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई वाला ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ला करके इन दोनों के बीच में क्या लगा दें, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दे, 3 मल्टीप्लाई a। तो अभी ये क्या बन गया बाबू, तो आप कहिएगा कि सर ये बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, यहाँ पर कुछ चीज और सीखिएगा। देखिए एक आपका बच गया है, अब उसको भी हम लिख देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि p हमारा एक क्या है, वेरिएबल है, और ये चलिए यहाँ पे ले लीजिए 11। ठीक है बाबू, ये क्या है हमारा एक कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में मैं सिंबल कौन सा यूज कर लूँ अलजेब्रिक ऑपरेशन वाला, तो डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ हम बीच में लगा दें क्या चीज, अपान। क्या लगा दें, अपान। तो ये जो बन गया ना पूरा p/11, ये क्या कहलाने लगेगा अभी आपके लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो आशा करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीज ऐसी होती हैं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे, चलिए मैं लिख रहा हूँ 8x। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि आप बताइए ये कांस्टेंट 8 है और ये वेरिएबल x है, इन दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, यानी कि क्या है इसके बीच में, प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है। इनमें से अगर हम पूछें तो अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कोई भी अगर सिंबल नहीं दिया है तो हम ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, मल्टीप्लाई मान के चलते हैं। क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि इस 8 और x के बीच में क्या छुपा हुआ है, तो मल्टीप्लाई छुपा है बाबू। क्या छुपा है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ठीक, वैसे ही यहाँ p/11 जो लिखा था ना, इसमें p और 11 के बीच में ये जो अपान वाली लाइन छुपी है ना, ये क्या बता रही है, डिवाइड को। किसको बता रही है, डिवाइड को। ठीक है, अगर इसको प्लस और माइनस लिख के देना होगा तो ये खुद से लिख करके देगा आपको, जैसे x + 9। ठीक है, 5 - y। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस लिख के दे रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिख देगा ना -15x। ठीक, तो अब यहाँ -15x लिख दिया, तो इस -15 कांस्टेंट और ये x वेरिएबल, इन दोनों के बीच में क्या सिंबल यूज हुआ है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई का। क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई का। ठीक है बच्चों, हाँ ये चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे हम या फिर ऐसे लिखा हुआ हो, चलिए आप ले लीजिए ना r/3। क्या लिखा है, r/3। तो ये अपान क्या बता रहा है, डिवाइड को। क्या बता रहा है बाबू, डिवाइड को। या फिर कहीं लिखा हुआ है 12/4। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 12 को, 12 को 4 से क्या करना है बाबू, डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना, अच्छा चलिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे है हमारा टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा उसका टर्म्स किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होता है बाबू, बार बार बोला जाता है इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, मैं बोल देता हूँ इसमें ये सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये बात आती है टर्म्स की कि टर्म्स किसे कहते हैं, किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक, तो हम आपको बताएं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने लिख दिया चलिए 5x + 19। ठीक बाबू, तो इसमें टर्म्स जो होंगे वो ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना, टर्म्स हमेशा अलग किससे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा।
टर्म्स को हम हमेशा किससे अलग कर सकते हैं, तो केवल प्लस और माइनस के द्वारा। ठीक, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 5x एक टर्म माना जाएगा और 19 दूसरा टर्म माना जाएगा। तो टोटल मिलाकर हमारा यहाँ पे कितना टर्म बन गया, तो आप कहेंगे सर 2 टर्म बन गया। जबकि यहाँ देख लीजिए, इस 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा हुआ है, लेकिन इसे हम टर्म में काउंट नहीं करेंगे, इसे हम टर्म में काउंट नहीं करेंगे बाबू। ठीक, टर्म में काउंट किसे करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा अलग हुआ हो उसे ही कर देते हैं, टर्म्स में हम काउंट कर लेते हैं ना। अब और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया -9x² प्लस रूट में 2x माइनस 12/5। ठीक, अब इसमें हम आपसे पूछे कि बाबू ये बताओ कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो आप सीधे काउंट कर लीजिए प्लस और माइनस को लेते हुए, यहां से यहां तक एक टर्म, फिर यहां से यहां एक टर्म और यहां से यहां एक टर्म, तो टोटल कितने टर्म हो गए बाबू आपके यहाँ 3। और यहाँ पे टोटल कितने टर्म थे, तो आप कहिएगा 2 टर्म थे। ठीक, देखिए यहाँ पर भी इस ये 9 और इस x² के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, लेकिन इसे हम टर्म में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ भी √2 और x के बीच मल्टीप्लाई है, लेकिन इसे भी टर्म में काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ भी 12 और 5 के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, लेकिन इसको हम टर्म्स में काउंट नहीं करेंगे। तो बाबू टर्म्स में काउंट हम किसे करेंगे, जो केवल प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया जाता हो, जो केवल प्लस और माइनस साइन के साथ या फिर प्लस और माइनस सिंबल के साथ में सेपरेट किया जाता हो, अलग किया जाता हो, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, टर्म्स। एक और टर्म हम लिख लेते हैं, चलिए आपके लिए मैं एक और टर्म लिख दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/11x⁴ माइनस √3x³ प्लस 2x² माइनस 19x/3 और फिर लिख दीजिए प्लस √17 प्लस √17। ठीक बाबू, अब अगर हम पूछें आपसे कि इसमें कितने टर्म है बाबू, आप हमको बता दो, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक तो एक सिंगल है, एक टर्म, फिर यहाँ से यहाँ एक टर्म। क्यों, क्योंकि इन दोनों ही टर्म के बीच में ये दोनों टर्म किससे अलग हुए हैं, एक माइनस से, तो 2 हो गए। तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया और पांचवा टर्म ये हो गया। तो टोटल इसमें कितने टर्म हो गए बाबू, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 5 टर्म्स हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे आपके पांचों टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ एक, फिर यहाँ से यहाँ एक, तो टोटल इसमें कितने टर्म्स हो गए, तो आप कहिएगा कि 5 टर्म्स हो गए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप टर्म्स को अच्छे से अभी तक सीख चुके होंगे। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या है आगे, कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्या, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अब देखिए यहाँ टर्म आ गया एक 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल कहने का सेंस है कि जिसमें कोई एक वेरिएबल यूज किया जाएगा, या तो x यूज कर लो, या तो y यूज कर लो, ठीक है, या तो p यूज कर लो, q यूज कर लो, r को यूज कर लो, लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए, 2 अलग अलग नहीं होने चाहिए। वेरिएबल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता हो, चेंज हो जाता हो, बदल जाता हो, उसे ही हम क्या कह देते थे, वेरिएबल कह देते थे बाबू। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इन दिए गए सभी वेरिएबल में से किसी एक को यूज करेंगे और उसी से हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन, आपने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा कि कैसे आपका कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट होते थे, उसे ही आप क्या बोल देते थे, एक्सप्रेशन बोल देते थे। ठीक, तो उन्हीं एक्सप्रेशंस का समूह होता है, फॉर्म होता है, एक रूप होता है। वो रूप कौन सा होता है बाबू, ये कह रहा है कि a0, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बढ़ते जाइए, ऐसे बढ़ते जाइए, ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ता रहेगा और लास्ट में ऐसे जाकर के an n क्या है बाबू, यहाँ पे ये जो हम 4 और 4 लिख रहे थे ना, ये जो वेरिएबल है इसका पावर जो हमने 4 लिखा ना,
वहीं यहाँ पे वेरिएबल का पावर n है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, जैसे 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25, 3999, कुछ भी रह सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक, वैसे यहाँ an हमारा क्या है, एक रियल नंबर है बाबू, क्या है, एक रियल नंबर। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्म में हो, उसे ही हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल देखिए सब में x ही यूज हुआ है, सब में क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है, तो इसी को हम कह रहे हैं वन वेरिएबल, इसे ही क्या कह रहे हैं, वन वेरिएबल कह रहे हैं बाबू। ठीक, और यहाँ पे ये जो आपको a0, a1, a2, a3, a4 और an ये सब चीजें दिखाई दे रही है ना, ये क्या है बाबू, ये आपके रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं ये। आप कहिएगा कि सर रियल नंबर क्या होते हैं, बाबू जितने भी नंबर तुम देख रहे हो ना, चाहे वो रेशनल हो, क्या हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों हो सकते हैं, क्या, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में आपके सभी इंटीजर्स आ जाते हैं, रेशनल में बाबू क्या आ जाते हैं, सभी इंटीजर्स आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि -3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकता है, ठीक, 5 भी हो सकता है, -11 हो सकता है, 2/15 हो सकता है, फिर -7/19 हो सकता है। ये सभी क्या हैं, आपके रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, और इरेशनल किसे कहते हैं, तो √3, फिर √7, √5, ये सभी क्या है, इरेशनल। तो आपका ये भी रियल नंबर ही कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर ही कहलाएंगे। तो आप पूछिएगा कि सर तब रियल नंबर क्या नहीं कहलाएगा, किसे हम रियल नंबर नहीं कहेंगे। तो रियल नंबर का अगर हम आपको डेफिनेशन बताएं, तो रियल नंबर का डेफिनेशन कहता है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दे बाबू, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा -15। ठीक, अब आपको चेक करना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो आप बाबू क्या कर दो ना, इसको धीरे से ऐसे यहाँ रख के और इसका स्क्वायर मार दो। ठीक, स्क्वायर मार दिया तो -15 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, तो कहिएगा कि सर -15 इंटू -15। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, तो इसका आंसर किस में आ गया, 225, किस में आ गया बाबू, पॉजिटिव में। क्या आ गया, पॉजिटिव में। यानी स्क्वायर करने के बाद इस -15 को स्क्वायर करने के बाद ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, इसलिए ये आपका क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। आप कहेंगे कि सर फिर रूट वाले चीज को भी ऐसे करके दिखा दीजिए, तो चलिए मैं रूट वाले चीज को भी ऐसे करके बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है √11, क्या लिख दिया, √11। अब आपको चेक करना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या कर दो बाबू, धीरे से इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, धीरे से इसको बाबू स्क्वायर मार दो। ठीक, अब स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, √11 इंटू √11, और √11 का √11 मल्टीप्लाई कराओगे तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा, सिर्फ 11, और वो भी किसमें बाबू, पॉजिटिव में। तो इसका भी स्क्वायर किया हमने, तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव नंबर मिल गया। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, ये भी रियल बन गया। तो आप कहेंगे कि सर फिर रियल सभी तो आप बता ही रहे हैं, तो रियल कौन नहीं है, घबराओ मत बाबू, अभी बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए, घबराइए मत, अभी बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं माइनस का √3, ठीक है, -√3, ध्यान दीजिएगा इस रूट से बाहर मैंने माइनस को लिखा हुआ है, ठीक है ना, रूट के अंदर नहीं है। अब आपका सवाल, मेरा सवाल ये है कि बताओ कि ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो आप इसको धीरे से ऐसे करके मार दीजिए स्क्वायर। ठीक बाबू, जैसे स्क्वायर मारेंगे वैसे हो जाएगा -√3 इंटू -√3। अब देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे बबुआ, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक बाबू, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 मिल, दो ठो √3 मिल के एक बार 3 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया आपका बाबू, रियल हो गया। तो रियल क्या नहीं है,
तो रियल बाबू सिर्फ वही नहीं है कि अंडर रूट के अंदर में, अंडर रूट के इस रूट के अंदर में निगेटिव नंबर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर माइनस नहीं जाना चाहिए। जैसे चलिए मैं कहूं कि इसके अंदर मैंने लिख दिया -5। अब देखिए ये जो माइनस है ना वो रूट के अंदर आ गया है, माइनस कहाँ आ गया है, रूट के अंदर आ गया है। अब चलो बाबू इसका स्क्वायर एक बार कर लो और उसके बाद हमको जल्दी से इसका जवाब बताओ। देखो इसका हमने स्क्वायर मार दिया, अब होगा क्या कि ये रूट में -5 इंटू रूट में -5 यहीं तो लिखेंगे। तो ये दो ठो रूट जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और एक बार -5 बाहर निकल जाएगा। तो इसका जवाब क्या मिलेगा आपको कि सर यहाँ पे इसका आंसर आ गया -5। ठीक, और ये कैसा नंबर हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है ना, तो यही जो है वो रियल नहीं है, यही क्या है, रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो क्या है बाबू, तो आप कहेंगे कि सर ये इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है बाबू, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। तो ध्यान रखिए जितनी भी अंडर रूट वाली चीजें हैं वो भी रियल होंगी, शर्त ये है कि माइनस जो है वो अंदर नहीं होना चाहिए, माइनस जो है वो अंदर नहीं होना चाहिए। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। लेकिन यहाँ अगर लिखने लग जाएं -√5, माइनस का √1, रूट में माइनस का √11 और रूट में -13, ये सभी रियल नहीं है, ये सभी रियल नहीं है बाबू। क्यों, क्योंकि इन सभी में माइनस जो है रूट के अंदर चला गया, माइनस जो है रूट के अंदर चला गया, तो ये रियल नहीं है। तो क्या हो गए बाबू, तो इसी को हम कहेंगे कि सर यही क्या हो गई, आपकी इमेजिनरी होंगे। क्या हो गई, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक, तो रियल में आप जितना भी सब कुछ डाल दीजिए, जितना मिल रहा है ना सब नंबर उठा के डालिए, सब रियल में जाने वाला है। बस एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि जो चीज अंडर रूट में आ रही है तो रूट के अंदर में माइनस न जाने पाए। अगर रूट के अंदर में माइनस चला गया बाबू तो मान लीजिए कि वो आपका रियल नहीं है। वो कैसा है फिर, वो आपका इमेजिनरी है। ठीक है ना, वो कैसा है, आपका इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है। ठीक, चलिए आशा करते हैं कि आप रियल अभी समझ गए होंगे कि रियल नंबर हम किसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है ना वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका फॉर्मेट ये होता है, इस फॉर्म में, इस रूप में रहता है कि ये जो यहाँ पे हमने रियल नंबर लिखा है ना, ये a की पावर यहाँ a0 लिखा है, फिर a1, फिर a2, फिर a3, a4, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक, और यहाँ पे ये जो x का स्क्वायर, x³ x⁴ डॉट 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 x⁴ यहाँ यूज किया है ना, ये क्या है, आपका वेरिएबल है। तो हम चाहें तो वेरिएबल के पावर के बढ़ते यानी कि असेंडिंग रूप में भी इसे लिख सकते हैं और पावर के घटते रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अभी मैं दोनों का एग्जांपल आपको देके दिखाऊंगा जैसे। और हाँ ये भी ध्यान रहे कि यहाँ a0 जो है ना या फिर ये a0, ठीक है, ये आपका ना जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 22 रख सकते हैं, आपकी मर्जी, -9 रख सकते हैं। ठीक, तो ये सभी क्या है, आपके रियल नंबर। और एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या, an जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जैसे कि a0, a1x, a2x², a3x³ a4x डॉट डॉट an x⁴n, वेयर an इज नॉट इक्वल्स टू 0। an हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं, यानी कि यहाँ वाला जो रियल नंबर लिखा है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बबुआ, क्योंकि ये 0 होगा तो 0 के x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और जब 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है बाबू, 0 के बराबर। इसीलिए an हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, ये जो n है ना ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो आपको बता दें कि इंटीजर में 3 चीजें आती हैं। इंटीजर में आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे कि इंटीजर में 3 चीजें आती हैं। ऐसे अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो बीच में रहता है 0, इसके राइट साइड में इधर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखे होते हैं। राइट साइड में बाबू सभी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं।
लेफ्ट में सभी नेगेटिव नंबर्स हो जाए। तो हम जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर किसे कहेंगे बाबू? तो देखो यहां से लेकर और यहां तक इधर सारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव क्या है? तो बाबू ये 0 से लेकर रहे हैं और इधर डॉट 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 आगे बढ़ते रहो, इन सभी को क्या कह देंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि ऐसे इंटीजर्स जिनका वैल्यू नेगेटिव में न हो। कुल मिला के पावर आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि ये जो एक्स वर्ड यूज कर रहे हैं इसकी पावर जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए। पावर आपको माइनस में नहीं जाने देना है, किसी भी कंडीशन में पावर को माइनस में नहीं जाने देना है। उसके अलावा पावर को आपको फ्रैक्शन में भी नहीं जाने देना है, यानी कि रेशनल नंबर में नहीं। ऐसा नहीं है कि पावर 1/2 लिख दिया, पावर 3/2 लिख दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। आगे इसको और अभी हम समझाएंगे आपको। चलिए पहले हम इसका एक और थोड़ा सा फॉर्म एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम लिख लेते हैं, चलिए 9x² प्लस 5x माइनस 7। ठीक बाबू। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कहेगा कि क्या एक पॉलिनोमियल है। तो आप सबसे पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको इस रियल नंबर से नहीं मतलब है। 9 क्या हो गया? रियल नंबर। 5 क्या हो गया? रियल नंबर। -7 क्या हो गया बाबू? रियल नंबर। बचा क्या बाबू? तो आपके पास बचा x जो कि वेरिएबल है, यहाँ बचा x जो कि वेरिएबल है। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो पावर है ना, इसका जो पावर है ना, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे 3/5, 1/2, -1/2, 1/3। ठीक है ना, माइनस का 1/9, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो x का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि वो इंटीजर ही होने चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है हमसे वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? तो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल को अगर हम x के टर्म में एक्सप्रेस करें, किसमें? x के टर्म में एक्सप्रेस करें, तो आइदर इन असेंडिंग, या तो उसके बढ़ते क्रम में लिखेंगे x को पावर के, या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x, या फिर पावर के डिसेंडिंग घटते रूप में हम लिख सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे देखिए ये लिख लें हम 7x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस √3x⁴ प्लस 17x माइनस 19। ठीक, ये मैंने एक क्या लिख दिया बाबू आपके लिए? पॉलिनोमियल लिख दिया। क्या लिखा है? पॉलिनोमियल। आप कैसे कहेंगे पॉलिनोमियल है? क्योंकि बाबू इसमें देख लीजिए ये जो x है इसका पावर क्या है? आपका एक इंटीजर है जो कि प्लस में है, रियल नंबर है, प्लस में है, रियल नंबर है, ये आपका इंटीजर है और प्लस में है। ये भी एक क्या है? वेरिएबल है, और ये इसका पावर क्या है? तो आप कह देंगे कि सर इंटीजर है और किस में है? पॉजिटिव में है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें x का कहाँ गया? x तो गायब हो गया। तो बाबू x की पावर क्या रहा होगा यहाँ पे? 0। और किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? 1। यानी कि यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बाबू ये 19 है ना, 19x⁴, खत्म बात। ये भी क्या है आपका? x⁴ जो मैंने लिखा ना, तो ये 0 भी क्या है आपका? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। देखिए इसको हम घटते रूप में लिख रहे हैं। 4 से 3 इसके पावर को क्या कर दिया? एक कम। फिर 3 से 2 पावर को एक कम। फिर 2 से 1 पावर एक कम। फिर 1 से क्या कर दिया? 0 पावर को एक और कम कर दिया। तो इसे ही हम कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है वो किस टर्म में है? तो x के टर्म में है। और इसका पावर कैसा है बाबू? तो डिसेंडिंग है। पावर क्या है? घटते रूप में लिखा हुआ है। अब अगर इसको हम असेंडिंग में आपको लिख के दिखाएं तो हम ऐसे लिख लेंगे कि 9 प्लस 12x माइनस 13x² प्लस 21x³ माइनस 2/5x⁴। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाबू कोई वेरिएबल दिख रहा है? तो कहेंगे कि नहीं सर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। चलिए ये वेरिएबल किस में लिखा गया है? x में। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? तो x में है बाबू। किस में है? x में। तो यहाँ हम x⁴ रख सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि x⁴ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा हमको?
9 ही मिल जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे x की पावर 0 हम रख सकते हैं। अब देखिए ये कैसे बढ़ते रूप में जा रहा है। इसका पावर क्या था 1, 1 से बढ़ा क्या हुआ 2, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4। तो ये क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, किसका, पावर का ये बढ़ता रूप है। तो इन दोनों ही रूपों में हम चाहें तो पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही इसका बाबू क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है हमारा। अब बाबू कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये डिग्री क्या होता है ना, ये डिग्री क्या होता है। तो अभी जब मैं पॉलिनोमियल लिख रहा था तो मैं ऐसे लिखता था, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, ये नहीं कोई एक नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ये इरेजर गया। हाँ, मैं लिखता था, चलिए -7x³ +2x² -19x +5। ठीक, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। जैसे ये x में आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो आप कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी हो गई बाबू, आप कहिएगा 3। दूसरा एग्जाम्पल ले लें आपके लिए, चलिए बाबू दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लिख दीजिए 9x² +5x -√3। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी हो गई। तो आप कहेंगे कि सर हमारा वेरिएबल तो ये रहा और इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बाबू 2, इसकी डिग्री क्या हो गई 2, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या थी 3। तो वैसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल में आपको हम क्लियर करें, यहाँ से आप ले लीजिए 5x +17। इसमें कहेंगे बाबू कि इसका डिग्री क्या है, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है और इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 1, हाईएस्ट पावर क्या है बाबू 1, तो इसकी डिग्री भी क्या बन गई 1, इसकी डिग्री क्या हो गई बाबू 1 हो गई। आशा करते हैं डिग्री आप समझ चुके होंगे। डिग्री का मतलब कि जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस पॉलिनोमियल में, जो भी ये वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, उन वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट वाला पावर क्या है, वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा बाबू। ठीक, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। कह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप में बांटा गया है, अलग अलग इसका हमने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो उसे ही क्या कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये वाला, ये आपने देखा इसमें डिग्री क्या था बाबू 1, तो इसे हम क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। क्या होता है, ax + b, वेयर जहां पर a एंड b, a और b क्या है बाबू, तो ये a एंड b आर रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ये कोई भी आपका एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक, ये √5 भी हो सकता है, 22/8 भी हो सकता है, -19 भी हो सकता है, -72/5 भी हो सकता है, ये सभी रियल हैं ना। तो ये और बी ये सभी रियल नंबर होते हैं। उसके अलावा a इज नॉट इक्वल टू 0, और a को आपको 0 नहीं होने देना है, a 0 नहीं होने देना है। ठीक है, तो ax + b में सपोज कीजिए कि अगर आप a 0 रख देते हैं बाबू, तो 0 में x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये b ही तो बच जाएगा। तो b बच जाएगा तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया ना जी, b बच गया तो क्या हुआ, ये एक कांस्टेंट टर्म हो गया। जैसे ये वाला एग्जांपल हम लिए थे, कौन सा, ये एग्जांपल हमने लिया था 5x + 17 का, यही एग्जांपल लिया था। तो इस 5x + 17 में अगर x 0 हो जाता, अगर x क्या हो जाता 0 हो जाता, तो यहाँ पे देखिए इसके वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ता, 5 × x। अगर मान लीजिए कि x 0 हो गया तो क्या लिखेंगे 5 × 0 और +17, तो क्या हो जाएगा 0 + 17, और ये बच गया सिर्फ 17। तो इस प्रकार से तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
ax प्लस बी का ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि a और b स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी, जिसमें a और b क्या है बाबू आपके रियल नंबर्स, और a जो है 0 नहीं होना चाहिए। और इसका एग्जांपल हम आपको दे दें, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 12x माइनस 4, ये भी क्या है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1, x की पावर क्या है 1, इसलिए क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और ले लें तो रूट 3x माइनस 24, यहाँ भी इस रूट से आपको नहीं घबराना है कि नहीं सर यहाँ तो रूट आ गया हम नहीं मानेंगे ना, मानना पड़ेगा। ये रूट 3 क्या है रियल नंबर है, ठीक है ना, ये हो सकता है यहाँ, लेकिन हमको फर्क पड़ता है किससे, इस वेरिएबल से। इस वेरिएबल का पावर क्या है बाबू 1 है, वेरिएबल पावर 1, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो जिसकी भी डिग्री 1 हो गई वहीं आपका क्या हो गया बाबू लीनियर पॉलिनोमियल, उसी को क्या कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लीनियर पॉलिनोमियल अभी तक समझ गए होंगे अच्छे से कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये भी हो सकता है -19/7x प्लस 24, ये भी क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है बाबू 1 है, डिग्री क्या है 1 है। ठीक, तो ये आप डिग्री भी समझ चुके होंगे और लीनियर पॉलिनोमियल भी समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। क्या हो बाबू, डिग्री क्या हो 2 हो, डिग्री कितना हो 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2 हो, उसे ही क्या कहते हैं हम बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं, उसे ही कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, किसको, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसे ही क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, वेयर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ये लिखना जरूरी है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी और सी क्या है रियल नंबर्स हैं। ठीक है बाबू, रियल नंबर्स हैं, जहां वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, पहले ही बता दिया है, अगर आप ए को 0 कर दिए तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसको भी क्या करा देगा 0, और ये 0 होकर खत्म हो गया ना, तो बचेगा क्या बी एक्स प्लस सी, यही तो बच जाएगा। अब ये बचेगा तो जरा सोचिए इसकी डिग्री कितनी बन गई, अब डिग्री बन गई 1। अब ये कैसा बन गया, ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल बन गया बाबू, क्या लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि ए को 0 नहीं होने देना है। ठीक, समझ गए बात को। चलिए एग्जाम्पल ले आपके लिए हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या हो गया, ये आपका एक कैसा है, तो आप कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों बाबू, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है बाबू 2, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या है डिग्री, और वही डिग्री यहाँ पे क्या है 2, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये 9 जो लिखा हुआ है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 कर देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, यानी कि ये टर्म अभी क्या हो जाएगा हट जाएगा, यहाँ से ये टर्म हटा तो बचा क्या, सिर्फ आपका बच गया 12x माइनस 5। ठीक बाबू, अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या हो जाता है लीनियर हो जाता है। क्या हो जाता है लीनियर, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पहला वाला ए वाला टर्म है ना, ए वाला, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक, और अगर एग्जाम्पल इसका हम दे दें आपको, तो और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -7/5x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 19, ये भी क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे बताएंगे, बताने के लिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आप पहुंच जाइए इसके वेरिएबल के पास, और वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या बना 2, और जिसकी डिग्री 2 हो गई वही क्या हो गया आपका बाबू क्वाड्रेटिक, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तो आप खुद ही धीरे धीरे समझने लग गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। क्यूबिक से ही समझ आ जा रहा है, क्यूब मतलब क्या होता है 3, क्यूब मतलब 3 होता है बाबू। ठीक, लीनियर मतलब
1 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, क्वाड मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्यूबिक के लिए वर्ड यूज हुआ है तो क्या हम ले लेंगे 3, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो उसे ही क्या कहते हैं बाबू, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां ए बी सी और डी ये सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। क्या लिख लें, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ये क्या है बाबू, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। और इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का 3 है, इसलिए डिग्री क्या हो गई 3। और यहाँ ध्यान देना किसको जीरो नहीं होने देना है बाबू, तो ए को आपको जीरो नहीं होने देना है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, चलिए हम लिख के दिखा देते हैं। अगर आप ए को जीरो कर दिए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि यहाँ से क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या, देख लीजिए क्या बचा, आपके पास सिर्फ ये बचा। अब बताइए क्या इसका डिग्री 3 बन रहा है, क्या 3 बन रहा है बाबू डिग्री, नहीं। आप कहेंगे कि सर इसका डिग्री तो 2 ही बन रहा है, और जिसकी डिग्री 2 बनती है उसे क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक। इस प्रकार से अब ये क्यूबिक न रह करके क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कब, अगर ए आपका क्या हो गया, जीरो हो गया बाबू, ठीक। इसीलिए सब में लिख रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ ये जरूर बी सी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी सी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जीरो हो सकते हैं। अगर ये जीरो हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ए एक्स क्यूब मिलेगा ना, क्या मिलेगा, ए एक्स क्यूब मिलेगा। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या बना देगा 3, और जब डिग्री बना दिया 3 तो आपका ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक। चलिए आपके लिए अब हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे 8x क्यूब माइनस 11/2 एक्स स्क्वायर प्लस √5x माइनस 19/7, ऐसा मैंने लिख दिया। ये क्या है बाबू, ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखिए जो वेरिएबल यूज किया है ना, इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बाबू, तो आप कहेंगे 3, और हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री इसकी कितनी बन गई, तो डिग्री बन गई 3, और डिग्री 3 बन गई तो इसे ही क्या कह देते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे ही क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बाबू, ठीक है। और यहाँ पे 8 जो है ना, जीरो नहीं होना चाहिए बाबू, जीरो हो गया ना तो इसको क्या कर देगा, खच 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 ऐसे खत्म, ठीक बाबू। अब क्या बचा, बस ये खट, ये बच गया क्या, एक्स का स्क्वायर 5x, यही बच गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर में डिग्री कितनी होगी बाबू, 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे आप क्या कह देते हैं, अच्छा चलिए क्यों 3 था ना, जिसकी डिग्री 2 बच गई उसको क्या कह देते हैं आप, क्वाड्रेटिक। क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक। इस प्रकार ये क्यूबिक न रह करके क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। किस कंडीशन में, जब ये 8 नहीं होता, 0 हो जाता और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाता तब। इसलिए बार बार लिखा जा रहा है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। बाकी फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब जीरो हो जाए, ये सब जीरो हो सकते हैं, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तभी भी तो आपके पास 8x क्यूब बचा रहेगा ना, तो इसकी डिग्री कितनी निकलेगी 3, तो इसको हम क्यूबिक बोल सकते हैं, ठीक बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा बाई क्वाड्रेटिक। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। अब अगला जो हमारा पॉलिनोमियल है बाबू, ये है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बाबू, 4 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। क्वाड्रेटिक के लिए आप क्या यूज करते थे, 2, और बाई मतलब क्या होता है बाबू, 2, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। इस ट्रिक से आप लर्न रखिएगा, ठीक है ना, ये एक ट्रिक है, ठीक है ना। बाई के लिए हम यूज करते हैं क्या, 2, और क्वाड्रेटिक में हम यूज कर लिया था क्या, 2, और 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, क्या आ गया 4। तो जिसकी डिग्री 4 हो गई ना, उसी को हम क्या कह देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ हम लिख लें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक। जहां वेयर हम लिख लेंगे, वेयर ए बी सी एंड डी, डी एंड ई, ई है, ई भी है ना बाबू, एंड ई आर एनी रियल नंबर, ये क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। वेयर क्या लिख ले बाबू, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए को जीरो
नहीं होने देना है, इसको जीरो नहीं होने देना है। क्यों बाबू? क्योंकि ए को जीरो करेंगे तो ये एक्स को अपने साथ साथ ले डूबेगा। होता है ना बुआ कि हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही ना कहावत होती है जी। तो ये जो ए है ना, ये जब जीरो कीजिएगा ना तो इसके बगलिया में जो बैठा है x⁴ इसको भी अपने साथवा साथवा क्या बना देगा? जीरो बना देगा, ठीक। तो ये पूरा टर्म हुआ इसमें से बाबू गायब, ये टर्म क्या हो गया? गायब। और जब ये टर्म गायब हो गया तो सबसे हाईएस्ट पावर अब बचा क्या? सबसे हाईएस्ट पावर कहेंगे कि सर 3 बचा। और अगर सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या बन गई? 3। और जब डिग्री 3 बन गई तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक। कैसा हो जाएगा? क्यूबिक। यानी कि इसका बाई क्वाड्रेटिक का अस्तित्व ही यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया। इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बी सी डी ई सभी जीरो हो सकते हैं, सब जीरो हो सकते हैं। आप सिंपली लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 9x⁴। ये पूछ देंगे कौन सा पॉलिनोमियल है बाबू, तो सीधी सी बात है, आप डिग्री देखिए कितना है? 4। डिग्री देख लिया 4, तो अब लिख दीजिए कि ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या लिख देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया बाबू नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स किसे कहते हैं? ठीक, ऑलरेडी मैंने पहले ऊपर अभी वीडियो में बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। अब इसको पॉलिनोमियल को हम बांट रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्सों में। जैसे हम लिखते थे ना, ये लिखते थे, जैसे बाबू लिखते थे 3x² प्लस 9x-7। तो हम इसमें आपसे कहते थे कि बाबू कितने टर्म हैं, तो आप कहते थे कि सर यहाँ पे देख लीजिए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। टोटल कितने टर्म होंगे बाबू? 1 2 और 3। और टर्म को सिर्फ किससे अलग किया जाता है? तो आप कहेंगे कि सर प्लस और माइनस से। इसे ना करेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस से ही टर्म को अलग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म कभी भी अलग नहीं हो सकता, कभी भी टर्म अलग नहीं हो सकता। ठीक बबुआ, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म होंगे? 3। तो ऐसे ही अब हम पॉलिनोमियल को बांटेंगे किसमें? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है बाबू, पहला कह रहा है कि मोनोमियल। पहला क्या कह रहा है? मोनोमियल। कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नॉन जीरो टर्म हो, उसी को क्या कह देते हैं? मोनोमियल कह देते हैं। ठीक है, नॉन जीरो टर्म का मतलब यह है कि वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। वो टर्म क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, उसी को हम कहते हैं क्या? नॉन जीरो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें आपका, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो मोनो का मतलब एक है, जैसे बाबू 9, ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। क्यों बाबू? क्योंकि एक ही टर्म में है, अकेले एक ही टर्म है। ऐसे ही हम लिख लें 3x, ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। हम लिख लें -11x², ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। हम लिख लें √3/2 x⁴, ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। क्यों बाबू? क्योंकि सब में एक सिंगल टर्म है। क्या है? सिंगल टर्म है, कोई भी अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? मोनोमियल। ठीक बाबू, जिसमें केवल एक अकेला टर्म हो उसे ही क्या कहते हैं? मोनोमियल। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे आएगा आपका बाइनोमियल। क्या आ गया? बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। बाई का नाम मतलब क्या होता है बाबू? 2। ठीक है, जिसमें दो ठो नॉन जीरो टर्म्स हैं। बाई का मतलब ये देखो लिखा हुआ है, बाई का मतलब क्या है? 2। ठीक, तो जिसमें दो ठो नॉन जीरो टर्म्स है उसी को क्या कह देते हैं? बाइनोमियल। जैसे देखो 3x-5, ठीक है, इसमें कितने टर्म होंगे बाबू? तो एक टर्म हमारा ये 3x हो गया और दूसरा टर्म हमारा 5 हो गया। ठीक, तो इसमें टोटल टर्म कितने हो गए? 2। तो इसको क्या कह देंगे हम? बाइनोमियल। और एग्जांपल ले ले बाबू। ठीक है, देखो -9x+17, कितने टर्म होंगे बबुआ? कहेंगे कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। कितने टर्म होंगे? 2। तो 2 टर्म्स होंगे तो क्या कह देंगे इसे हम? बाइनोमियल। और लिख दें, लो बाबू और लिख रहे हैं, रूट में 3x² प्लस यहाँ लिख दीजिए 19। ठीक बाबू, अब बताइए कितने टर्म हो गए हो? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो 2 टर्म हो गए, तो इसको क्या कह देंगे? बाइनोमियल। और दें ना, रहने दीजिए, बहुत हो गया, आगे और पढ़ेंगे। अब देखिए ट्राइनोमियल। क्या हो गया बाबू? ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म है बाबू? 3 टर्म हो। कितने टर्म हो? 3 टर्म, उसे ही क्या कह देते हैं? ट्राइनोमियल। लीजिए एग्जांपल लिख दे रहे हैं आपके लिए, जैसे 9x² माइनस 5/2 5/2x
इसको मिटा दें, ये इसको मिटा दीजिए, 5/2x अब प्लस 11। अब देखिए इसमें कितने टर्म है, तो आप कहेंगे सर जी एक ठो ये टर्म है, एक ठो ये टर्म है, एक ठो ये टर्म, 3 गो टर्म मिला बाबू। तो 3 टर्म हो गया तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। क्या हो गया, ट्राइनोमियल। और एग्जांपल दे बाबू, बिल्कुल देंगे। लीजिए देखिए, लिख लीजिए -17x³ प्लस 21x² माइनस 61। लीजिए इसको डाल दिए रूट में। ठीक बाबू, कोनो मैटर नहीं हो रहा है कि ये जो नंबर है सब ना, ये नंबर रूट में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है, नहीं मतलब है हमको। ठीक, हमको सिर्फ इस x के पावर जो है इसको देखना है कि ये कभी भी निगेटिव यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे बाबू कितने टर्म हो गए, एक टर्म, ये हो गया 2 टर्म, ये हो गया 3 टर्म, टोटल कितने टर्म, 3। तो 3 टर्म हो जाएगा तो इसे हम क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल। क्या कह देंगे बाबू, ट्राइनोमियल। और एग्जांपल दें, हाँ लीजिए दे रहे हैं, लीजिए लिख लीजिए ना, रूट में 15x² प्लस 19/2y माइनस 23 निकालो बाबू, क्या टर्म हो गए। तो आप कहेंगे कि सर जी एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, टोटल कितना टर्म हो गया, 3। तो इसको क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल। क्या, ट्राइनोमियल। और एग्जांपल दें, नहीं देंगे। ठीक है बाबू, नहीं देंगे। चलिए अब आगे चलिए। अब आगे जो बात आ गया वो आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसकी बात हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, एक सिंगल टर्म हो, कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी आप रियल नंबर लिख दीजिए, जितना आप रियल नंबर लिख सकते हैं अपने लिखने भर आप लिख दो बाबू, वो सब का सब क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीजिए हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 17 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -18 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 19 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 22/9 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और लिख लीजिए 22 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना बाबू, माइनस का 4 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 99 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए, समझ गए बाबू, समझ गए। देखो कैसे समझ गए कि इसमें नॉन जीरो है, ये जीरो है क्या, ये जीरो है क्या, ये जीरो है बाबू, जीरो है ना, जीरो नहीं है। ठीक, तो नॉन जीरो हो गया। ये कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है बाबू, ये है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बदल रही है जी, इसकी वैल्यू बदल रही है क्या, ना, इसकी वैल्यू नहीं बदल रही, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए अगर सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट आप लिख दिए तो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सीधी सी बात, नो बकवास। अगर आपने कांस्टेंट लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, अब जो वहां जरूरिया को छोड़ रहे थे बाबू, यहाँ जरूरिया को हम क्या कर देते हैं, छोड़ रहे थे, अब उसी जरूरिया को यहाँ लिख दीजिए। ठीक, तो सिर्फ जो जीरो होता है ना, ये जीरो, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, जीरो पॉलिनोमियल। सिर्फ जीरो को ही हम क्या कह देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए लिखा हुआ है साथ में, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। कितना टर्म, एक, तो एक तो है ये है, नेमली जीरो, ओकरा नाम क्या होना चाहिए, जीरो। ए बाबू ये जीरो बैठा है, हो क्या बैठा है, जीरो। इसी को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, इसी को जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि सिर्फ जीरो ही है तो उसे ही हम कह सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो के अलावा और जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बाबू, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं यहाँ पे, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे ना हम एक्सरसाइज लगाएंगे। अच्छा चलिए एक छोटी सी चीज़ और बता दें आपको, जैसे पॉलिनोमियल आपसे अभी एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो वहाँ पूछेगा कि ये बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दें आपके लिए, जैसे आप समझिए 9x² प्लस 5x माइनस 25, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक, और पूछेंगे कि बताओ बाबू कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो तुमको ये इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। तुमको मतलब किससे होना चाहिए, इस सिर्फ वेरिएबल से। किससे, सिर्फ वेरिएबल से। और वेरिएबल में मतलब होना चाहिए, तो वेरिएबल में कभी भी ये x का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। क्या बाबू, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तो और आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में चीजें नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि रेशनल में, रेशनल तो ये खैर हो ही सकता है, टू तो रेशनल है ही है, फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए बाबू। ठीक, देखिए कैसे, काहे हम ये बात बोल रहे हैं बाबू तुमको। देखो ये तो आपका खैर पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन अगर यहीं हम लिख दें √3x³ माइनस 19x प्लस 12, ठीक, ऐसा मैंने लिख दिया। अब पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है,
तो कहोगे कि बिल्कुल है, इस रूट से हमें नहीं मतलब है, इस रूट से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ एक्स से और एक्स से मतलब है, इसके भी पावर से मतलब है। तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया ना, क्या बाबू, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इसे कह देंगे कि यस ये पॉलिनोमियल है। अब क्या नहीं हो सकता है बाबू, ऐसे लिख देगा 19 अंडर रूट एक्स प्लस 12 लिख दिया। अब देखो बाबू, यहाँ पे ये जो एक्स वेरिएबल है ना, ये किस में आ गया, रूट में आ गया ना। अब ये जैसे ही रूट में आया तो इसको जब हटाएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये बात जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर ये सिर्फ रूट के अंदर में आया है तो इसका मतलब होता है कि जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ये आप पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें आप पढ़े होंगे 8th में, ठीक। ये एक्स की पावर क्या हो गया, 1/2, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पहला ट्रिक, ये देखिए ट्रिक, अगर आपको कंफ्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो ट्रिक ध्यान रखिए कि ये जो वेरिएबल है ना, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, क्योंकि रूट में होगा तो क्या होगा, रूट में होगा तो ओकरा पावर चली जाएगी फ्रैक्शन में, पावर चली जाएगी फ्रैक्शन में, ठीक बाबू। अब दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये जो वेरिएबल है ना, वो कभी भी अपान में नहीं जाना चाहिए। कहाँ बाबू, कभी भी अपान में नहीं जाना चाहिए, अपान में नहीं जाना चाहिए, अपान में बाबू नहीं जाना चाहिए। कैसे बाबू, देख लो ऐसे, अपान में अगर जाएगा तो अगर हम लिख दें 12 अपान में एक्स प्लस 17, ठीक बाबू। तो ये एक्स अपान में आ गया, एक्स कहाँ आ गया, अपान में। आई एक्स को थोड़ा ऊपर आप भेज के देख लीजिए, ऊपर जाएगा तो 12 इंटू एक्स, एक्स का पावर नीचे क्या है बाबू, एक्स का पावर क्या है 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1 प्लस 17, ठीक। तो बन जाएगा क्या, 12 एक्स की पावर -1 प्लस 17। और हम तभी से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि बाबू ये जो वेरिएबल है एक्स, इसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अपान में अगर चला गया तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एक्स को अंडर रूट में नहीं जाने देना है, एक्स को अपान में भी नहीं जाने देना है, ठीक। एक्स का जो पावर है वो 2/3, 5/9 ऐसा फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है, ठीक। ये सभी चीजें आप ध्यान में रख करके, और अगला लेक्चर आप देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर इसका हम पढ़ेंगे 2.1 जो भी होगा वो स्टार्ट किया जाएगा अगले लेक्चर में। अभी आज आप इतना ही सीखिए, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना आपको, ये जितना सारा बताया सबको आप एकदम अच्छे से, एकदम बाबू याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको मैंने इतना आसानी से और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, ये चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इंट्रो लेक्चर तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको ना, जितना भी मैं इंट्रो लेक्चर डाल रहा हूँ ना, जितना भी इंट्रो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज कराने से पहले डालता हूँ, तो उस इंट्रो लेक्चर को आप जरूर से देखिए और उसको एकदम इंपॉर्टेंट समझ के देखिए। क्योंकि अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया ना, तो समझिए कि आप एक्सरसाइज को तो ऐसे धुआं धुआं उड़ा देंगे, खत्म हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। एक्सरसाइज हमारे बिना कहे 70% आपका एक्सरसाइज क्लियर है, ठीक है। अगर आपने इंट्रो लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आपका मान के चलिए कि 70% चीजें क्या हो गई, ऐसे ही क्लियर हो गई हैं, 70% चीजें क्या हो गई, आपकी क्लियर हो गई। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि बाबू इंट्रोडक्शन वाला क्लास को आप मिस न करें, उसे जरूर देखें, उसको स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन स्किप कर दें और चलिए एक्सरसाइज या फट 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 लगा लें, ना बाबू ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर देंगे बाबू, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, बाबू एक ठो लाइक मेरे लिए ठोक दीजिए, ठीक ना। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सकें, ठीक है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लोग से भी बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपडेट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को पढ़ सकें। ऐसे ही इसी जोश के साथ में हम पूरा का पूरा ये 9th RS अग्रवाल जो 2026 का न्यू एडिशन आया हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं।
और एक भी छोटी सी सिंगल सी चीज आपकी कोई मिस नहीं होने वाली है। बिल्कुल अच्छे से आप समझने वाले हैं इस चीज को, और कोई कंसेप्ट में कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट फिर भी क्रिएट हो रहा है ना, तो आप कमेंट कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है बाबू, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करूंगा अगर उसे कोई भी डाउट आता है। और अगर डाउट आता है तो उसके डाउट पे मैं वीडियो भी बना दूंगा, उसके डाउट पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है ना बाबू। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।